उल्लास पुलिस अवार्ड 2023 की ये जो हमने शुरुआत की उसके साथ ही हम जो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक बार फिर से हम दूसरे पैनल को लेकर आगे बढ़ेंगे। उनको इनवाइट करना चाहेंगे हम स्टेज पर। सचिन सिंह तोमर जी, चंद्रभान लालचंदानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टेज पर बुलाना चाहूंगे और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम इनको स्टेज पर बुला रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से हम उल्लास पुलिस अवार्ड्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई जानता है कि पुलिस हमारे लिए क्या कुछ कर रही है और कैसे हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज उन्हीं के लिए ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, सचिन सिंह तोमर डायरेक्टर, श्री शोभा ग्रुप एंड हेल्पिंग हैंड सोशल ग्रुप, चंद्रभान लालचंदानी जी चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और खैलदास कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए, बहुत स्वागत है उनका और सभी एक बार जोरदार तालियां। और प्रेरणा, ओवर टू यू, आगे की चर्चा आपके साथ। बहुत शुक्रिया कोमल, और आप भी आइए, मुझे ज्वाइन करिए। और सचिन जी, स्वागत है आपका और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। डायरेक्टर के साथ साथ एक और डेजिग्नेशन मैं आपको जानती हूं, वो है समाज सेवी के रूप में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन की बात करें, कहते हैं बिजनेसमैन, बिजनेस में सब कुछ फेयर होता है, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, इमोशंस को नहीं समझते। आपने कैसे इमोशंस को समझा? इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? एक्चुअली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये पहल स्टार्ट करी और जी ने ये बहुत अच्छा एक इवेंट्स करा है ना, जिससे हम पुलिस को एक सम्मान दे पा रहे हैं। पुलिस की एक नज़रिया हम लोगों के लिए कुछ अलग होता है और इस शो के माध्यम से हम वो नज़रिए को बदल पाएंगे। इसके लिए मैं जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा जी। और अब आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये करा कि मैंने ये पहल शुरुआत कैसे करी। मैं बेसिकली एक जॉब प्रोफाइल था, मेरे पेरेंट्स भी जॉब से थे, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस प्रोफाइल से नहीं था। तब मैंने देखा कि जब कोई जॉब करता है तो उसके साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब करने के बाद में जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद में उसकी वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको बच्चों के लिए कुछ एक लाइन नहीं दे पाता। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें बिजनेस में अपने को ट्राई किया जाए। तब से हमने श्री शोभा ग्रुप की स्टार्ट करा और श्री शोभा ग्रुप स्टार्टिंग से पहले रियल इस्टेट में था। हम रियल इस्टेट के बाद में स्कूल्स में आए, स्कूल के बाद में हम टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं जी। टेक्सटाइल के साथ साथ हम माइनिंग भी और अदर बिजनेस में स्टार्ट करा है। साथ ही हम लोगों ने ये जो सोच थी ये बेसिकली लोगों की हेल्प करने की, ये हमें पेरेंटल मतलब माता पिता ने मुझे सिखाया कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ हम अर्न कर रहे हैं उसमें से हमें एक हिस्सा हम कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या लोगों की मदद के लिए हमें वो रखना चाहिए। तो हमने वहाँ शुरुआत करी और फिर अभी हमने एक बहुत बुरा दौर देखा है कोविड का, तो इस चीज़ को जो हमने बढ़ाया या जो हमने हेल्पिंग हैंड ग्रुप की स्टार्ट करा, वो हमने ये कोविड के बाद से स्टार्ट करा है। कोविड में मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान थे, लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि जो या तो नॉलेज नहीं था उनको या उनको जानकारी नहीं मिल पाती थी। कोविड में हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये हमारे लिए कितनी घातक है और क्या है, तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तब हम सर जागरूकता फैलाई गई या लोगों को अस्पताल प्रोवाइड कराए गए, बेड प्रोवाइड कराए गए, थोड़ा सा समझना चाहूंगी जी। या अस्पताल पहुंचाया गया लोगों को? हेल्पिंग हैंड एक ऐसा ग्रुप है जिसकी शुरुआत मतलब कुछ अलग तरह से हुई। मेरी एक फ्रेंड है, SBI में ब्रांच मैनेजर हैं, उनके वहाँ पर एक स्टाफ था, तो उनके कोविड हो गया उनको। तो कोविड हुआ तो उसके बाद से वो जैसे अस्पताल में एडमिट हुए तो उनके यहाँ पर उनकी बेटी थी, है ना, और वही सारा उनका टेक केयर कर रही थी। तो कुछ दिन बाद देखा 10 से 15 दिन में वो कोविड से शांत हो गए। तब हमने देखा कि वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि यार इनको दवाइयों का अरेंजमेंट कराइए कराइए। तो फिर हम उनको पहले से जानते थे तो हमने उनको ये शुरुआत करी। फिर पता चला कि उसको ये देखा कि कुछ दिन बाद में 15-20 दिन बाद जैसे उसके फादर शांत हुए, फादर शांत होने के बाद में क्योंकि बच्चा उनका उनके साथ में पूरा टेक केयर कर रहा था, तो 15 से 20 दिन में हमने देखा कि वो भी बेचारा शांत हो गया। फिर उनकी बेटी उनके लिए और मदर उनके लिए पूरी मदद करती रही। तो उस टाइम पे मतलब क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि मतलब मैंने देखा कि शायद वो मम्मी को देखें या अपने भाई को देखें या फिर दवाइयों का अरेंजमेंट्स करें। और इस टाइम पे जब हमने देखा कि लोगों को, उन्होंने पेरेंट्स को, बाकी लोगों को फ़ोन करा, रिलेटिव्स को फ़ोन करा, तो रिलेटिव्स ना आने को तैयार थे क्योंकि लोग मदद नहीं करना चाह रहे थे। तब हम लोगों ने ये ग्रुप की शुरुआत करी और तब जैसे ही हमने ये ग्रुप की शुरुआत करी तो हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े और काफ़ी लोगों ने इसमें मदद करी। जैसे कोई समझा रहा था उस विषय में, कोई दवाई के लिए कर रहा था, कोई हॉस्पिटल के लिए कर रहा था।
तो धीरे धीरे करके इसको हमने आगे बढ़ाया। और ये काफी सराहनीय कदम था, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना काल को लेकर, उस वक्त पर लोग दूर भागते थे, एक दूसरे की मदद के लिए भी शायद ही सोचते रहे, और आपने उस वक्त पर ये कदम उठाया, ये काबिले तारीफ है। चलिए चंद्रभान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ख्यालदास कंस्ट्रक्शन, जब नाम सुनते हैं तो ये समझ में आता है कि एक अग्रणी कंपनी है, और अगर हम इस कंपनी के बारे में समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे? कंपनी के बारे में ये कंपनी एक्चुअल में हमारे दादाजी के नाम से है। हम लोग सिंध अविभाजित भारत से आए थे और आते ही अजमेर वगैरह से होते हुए भोपाल आए, और यहाँ पर हमारे दादाजी ने सब लोगों को मिला के काम किया। वो अकेले नहीं करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। खुद हकीम थे, हमारे परदादा भी हकीम थे, तो वो सेवा भाव तब से उनमें चालू हो गया। और उन्हीं के नाम से यह कंपनी तो हमने थोड़ा लेट चालू की, पर उन्हीं के नाम से हमने यह चालू की, और उनके नाम से धर्मशाला वगैरह भी बनाई हम लोगों ने भोपाल में। और लक्ष्मी टाकीज भोपाल जो है वो भी हमारे दादाजी ने ही चालू की थी। भोपाल में हमें उसी नाम से पहचाना जाता था। और सर, इसका मुख्य रूप से अगर उद्देश्य की बात करें, किस उद्देश्य से ये कंपनी काम कर रही है? वो उद्देश्य तो सबके अलग अलग होते हैं। हमारे उद्देश्य, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी एक ही थी कि आप सेवा भाव कभी मत भूलना। पहले सेवा करो, जो भी जरूरत हो किसी को पूरी करो, जो हो सके। जबरदस्ती नहीं करनी है, जो हो सके अपने से उतना करो। और नाम करने की कोशिश कम करो, नाम नहीं करना, अंदर ही अंदर काम करना। तो वही शिक्षा हमारे पिताजी में, वही हम लोगों में आई कि हम लोग ग्रुप में, जैसे मैं रोटरी क्लब के साथ जुड़ा हूँ, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हूँ, हमारी सिंधी पंचायत से उनके साथ जुड़ा हूँ। ये सब चीज़ें हर मुश्किल में, चाहे बाढ़ आ गई भोपाल में 73-75 में, और कोविड आया, तो ऐसे ऐसे काम किए जो लोग सोच नहीं सकते थे। और उस वक्त सबसे बड़ा काम था, जब ट्रेन चालू हुई तो एक तो दवाई और दूसरा खाना, सब स्टेशनों पे बंद था खाना बनना। तो ट्रेनें 24-24 घंटे, 36-36 घंटे न पानी न कुछ मिलता था। तो DRM वगैरह ये बुलाते थे कि साहब इनकी मदद करनी है। तो हमारा पूरा ग्रुप और हम लोग जहाँ जहाँ से फ्रूट और कुछ नहीं देते थे, फ्रूट ज़्यादा देते थे कि जैसे फ्रूट खाएं तो आराम से रख भी सकें और आ भी ले। और वैसे खेलदास जो ग्रुप है हमारा, काफ़ी चीज़ों में वेयर हाउस वगैरह, पॉली हाउस, ये सब चीज़ें भी की हुई हैं, और रियल एस्टेट में भी आ गया है। और मेन एम जो मैंने आपको बताया वो ये है कि सेवा भाव। चंद्रभान जी, देखिए, आपने जो सेवा भाव को लेकर कहा कि सेवा भाव के साथ आगे बढ़िए, और नाम मत बताइए, क्योंकि अक्सर होता है लोग सेवा तो करते हैं और उसको दिखाते ज्यादा है, लेकिन आपने जो भाव अपने व्यक्त किए ये काबिले तारीफ भी है, और इसी भाव के साथ यदि हम आगे बढ़े तो काफी विकास भी देखा जाएगा और लोगों की मदद भी होगी। चलिए सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं अगर पुलिस को लेकर बात करूं, पुलिस वेलफेयर को लेकर क्या प्रयास हैं आपके? क्योंकि अगर हम पुलिस को लेकर बात करते हैं, हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा हर चीज के लिए अवेलेबल रहती है, तो क्या कुछ आपके प्रयास रहते हैं? पुलिस को लेकर बेसिकली हम लोग हेल्पिंग हैंड ग्रुप के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए वैसे तो हम क्या उनके लिए प्रयास करेंगे, मतलब ये तो कहना बहुत गलत होगा कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, लेकिन कभी कभी जरूरत होती है, अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है रिटर्न में हमें भी कुछ थोड़ा सा तो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं हमारा हेल्पिंग हैंड ग्रुप के माध्यम से कि पुलिस में, जब तक पुलिस में आप रहते हैं तब तक तो आपके पास में सारी चीज़ें होती हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स देखी है लोगों के साथ में कि जैसे ही कोई पुलिस हमारा या हमारा कोई आर्मी में जब कोई शहीद हो जाता है या वो हमारे देश के लिए कार्य करते हुए शहीद हो गया, तो उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, क्योंकि हमारे खुद के कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फैमिली वो नहीं कर पाती। तो हम उसके पीछे थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि जैसे ही हमें कोई लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है,
तो हमारा ग्रुप उनको फैमिली को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद में, लाइक कि आपको एडमिशन से, एजुकेशन से, फिर आपको पुलिस विभाग में पेपर्स आपको उसके बाद में कंप्लीट कराने होते हैं, पेंशन स्टार्ट करानी होती है, इसके लिए काफ़ी मैंने लोगों को स्ट्रगल करते देखा है। तो हम उस तरफ से थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं। और पिछले कोविड में हम लोगों ने पुलिस के लिए काफ़ी कुछ काम करा, और उस टाइम में जो पुलिस ने हमें दिया है कोविड में चाहे हम बोलें कि हम एज ए बिजनेसमैन या एज ए व्यापारी या आप एज ए मीडिया, मतलब मीडिया ने काफ़ी काम करा है। तो आप लोगों ने, जो पुलिस ने और जो मीडिया ने जो लोगों के बीच में जाकर काम करा है वो काबिल तारीफ है। मेरे एक जानने वाले थे पुलिस वाले, मतलब मैंने उन्हें देखा है, उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो कोविड के दौरान में वो पूरे टाइम ड्यूटी करते हैं, और घर आने के बाद में उन्होंने एक अलग से रूम रखा जिसमें वो जाकर अपना रुकते, बच्चों को मतलब चाह के भी अपने पास से गले नहीं लगा पाते। तो वो जो उन्होंने दिया है हमें कोविड के टाइम पे, हम तो अपने घर में टीवी ऑन करके सारी न्यूज़ देखते थे, लेकिन उन्होंने जो करा है वो बहुत काबिले तारीफ है। कोई टीवी ऑन करके न्यूज ही नहीं, कोविड में कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्या क्या नहीं कर क्या नहीं लिया। लेकिन ये संघर्ष किसी ने नहीं सोचा कि जो पर्दे के पीछे हैं, खाकी से लेकर डॉक्टर्स तक, सभी ने बहुत अलग संघर्ष किया, और वो सचमुच काबिले तारीफ है। और यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं, मैं चाहूंगी एक बार तालियां हो जाएं उस खाकी के लिए जिससे कोविड में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा की है। सर, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, और जिस तरह से आपने बताया कि कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा भाव है, लेकिन सेवा के लिए आर्थिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। उसके लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं और क्या प्रोजेक्ट्स आगे हम देख पाएंगे? आर्थिक, जहाँ तक आपने बोला, तो बगैर अर्थ के सेवा होती ही नहीं। हम लोगों को ढूंढते हैं जो अर्थ वाले भी, जो खुद मेहनत करें वो भी, और जो बुरे वक्त में काम आए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड में जब रेलवे स्टेशनों पे हम ट्रेन जाती थी, उनको जब देने जाते थे खाना वगैरह, तो एक आदमी 25-30 लोग जाते थे, और हर डिब्बे में 2-2, 3-3 और सब देते थे। तो अर्थ के बगैर तो होता नहीं है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कोई दे, इतना रहता था कि उनको पहुंचाया जाए। और जो मदद करते थे उस वक्त कोविड में कोई घर से निकलने नहीं देता था, और ये सेवा कर रहे हैं, मैं तो उनको ज़्यादा मानूंगा, अर्थ को कम। चलिए सचिन जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपको होशंगाबाद का अंबानी कहा जाता है जी, ऐसा अब नर्मदापुरम का कहा जाएगा क्या सर? जी नर्मदापुरम का। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कहानी रही है, ये जानेंगे, आखिर कैसे संभव हो पाया ये? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी रही है। मतलब मैं पहले जॉब में था दिल्ली में, जब मैं जॉब छोड़कर होशंगाबाद आया तो मैं काफ़ी प्लान बनाता था कि होशंगाबाद आकर मुझे बिजनेस किस टाइप से करना है या क्या करना है। और मैंने एक खाका तैयार करा कि मुझे स्टेप 1 ये वाले बिजनेस, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, और मैं धीरे धीरे करके उनको अचीव भी करता गया। तो मेरे एक मित्र हैं अजय, वो मुझे मेरी सोच और मेरे जो प्रोग्रेस के जो तरीके हैं या जो मैं कोशिश करता था करने की प्रशासन को लेकर, जिस तरह से मैंने काम करा, तो वो मुझे मतलब अंबानी की तरह कहते थे कि तुम धीरू भाई की तरह काम करते हो, और मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं धीरू भाई अंबानी। तो वो शायद वो तब से अंबानी कहते हैं। फिर उस टाइम पे से ट्रू कॉलर में उन्होंने सेव करा तो लोग मुझे धीरे धीरे अंबानी कहने लगे। ये बहुत अच्छा है, और अंबानी अगर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। उसके लिए कुछ प्लान्स हैं? और जी, उसके लिए काफ़ी प्लान्स हैं। मतलब लोगों को हम एक बेसिकली रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मतलब रोजगार क्या बोलूँ, साथियों को लेके चलने की एक प्रयास कर रहे हैं। रोजगार उपलब्ध मैं क्या कराऊंगा, वो तो चीज़ें हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जैसे रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं, तो साथ में लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कई सारी ऐसी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि अक्सर हम नए प्रोजेक्ट के बारे में जब सोचते हैं, बहुत सारी रणनीति, डिस्कशन, काफी सारी चीजें रहती हैं। ऐसे में उन चुनौतियों को पूरी करने के लिए आप क्या रणनीति सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं? आज तक चुनौती आई नहीं, तो ऐसा कोई मसला, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हमारे साथ हाथ बहुत मिल जाते हैं। शुरू से ऐसा रहा है, क्योंकि हमारे दादा परदादा से लेके सबको मालूम है, और एक कॉन्फिडेंस है सबको, ये गलत काम नहीं करते हैं। और हम भी उन संस्थाओं में जुड़ते हैं जो गलत काम नहीं करते। वैसे आज आपका प्रोग्राम है पुलिस का, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 92 के राइट्स हुए थे, तो उस वक्त शायद आप थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, भोपाल के अंदर जो हालत थी बहुत बुरी थी। तो हमें बुधवारा यहाँ का जो इलाका, वहाँ एक कॉलोनी थी, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रही थी कि हम लोगों को आके निकालो।
पुलिस वगैरह सब मदद करें, लेकिन कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो हम 3 लोग 3 गाड़ियाँ लेके, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू वाली माता मंदिर है अपना पीरगढ़, वहाँ आए। वहाँ हमने पुलिस को बोला कि हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम जिस इलाके में जा रहे हैं कोई साथ चलिए। तो उन्होंने कहा साहब हम यहाँ से छोड़ नहीं सकते कि यहाँ लोग नहीं है। इतने में उस वक्त पुलिस की गाड़ी आई, शायद डीजीपी थे उसमें। उन्होंने पूछा, हमने कहा सब ये बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहाँ 3 लोगों, एक इनके साथ चले जा और एक गाड़ी चले जा। तो वो गाड़ी और हम लोग 7-8 थे, वो 3 हमारे पास गाड़ियाँ थी। हम करीब 32 लोगों को उस कॉलोनी से निकाल, और उस एक ने जो काम किया मैं वो आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ और कुछ नहीं किया, डंडा मार मार के जो आवाज़ें दी, तो जितने लोग थे सब अंदर घुसते जा रहे थे। ऐसी कोई बात थी नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा था ये 20-25 लोग आ गए, गाड़ी आ गई है। तो ये मैं आपको इंस्टेंस बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से हाथ देखिए अपने आप आते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, कुछ भी करें, काम ऐसे हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं सचिन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम समाज सेवा को लेकर बात करते हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आप। महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें, अगर युवाओं को संदेश की बात करें, क्योंकि आज के वक्त में युवा वो पीढ़ी है, चाहे तो भविष्य बेहतर कर दे, चाहे तो वो बिगाड़ दे, लेकिन बेहतरी की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो बेहतरी के लिए क्या कुछ संदेश देंगे आप? बेसिकली युवा की बेहतरी के लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि युवा में एक, हमारे साथ में, मतलब मैं भी युवा हूँ, जो मैंने स्टार्ट करा, हमारे साथ में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमारे उद्देश्य को हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हम भटकते रहते हैं। जैसे उद्देश्य और या युवा को मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा, हम एज ए युवावस्था में हम इस तरह से होते हैं जैसे हम एक कुएं के मेंढक हो। तो कुएं के मेंढक को वो बाउंड्री दिखती हैं और उसको उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो हमें एज ए युवा सबसे पहले उस कुएं से निकलकर बड़े तालाब में आना पड़ेगा। बड़े तालाब में आने के बाद में हमें समझ में आएगा कि हमारे पास में चारों तरफ किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के बाद में हमें ये समझना होगा कि हमारी कौन सी काबिलियत है और हमें हमारा कौन सा उद्देश्य है, और फिर उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। अब ये बहुत जरूरी है कोमल कि ये उद्देश्य, क्योंकि अगर जो प्रेरणा दे रहे हैं युवाओं को वो उद्देश्य की बात करें तो उनका उद्देश्य क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। चंद्रभान सर, आपकी ओर रुख करूंगी। सर, आपने बोला कि वक्त के साथ साथ अगर मेरी भावना अच्छी थी तो मुझे हेल्पिंग हैंड्स खुद मिल गए। वो हेल्पिंग हैंड्स सर परिवार से थे या आसपास के जो इंडस्ट्रीज थे, जो बिजनेसेस थे, उन्होंने आपका साथ दिया? इसमें पूरे समाज ने, हर समाज ने साथ दिया। मैं आपको बताया, हमारे पास एक फोन लगाते हैं, वो आगे आगे लगाते चले जाते हैं, सब लोग मिलकर सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी है। इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि शुरू से ये होता आ रहा है, तो हमें मुश्किल लगता ही नहीं है कि कैसे क्या होगा, सब आ जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो यूथ है, यूथ निकल के बहुत बाहर आया। और यूथ ने जो है जो काम किए, मतलब जैसे बसों में मैं तो घूमता था और अब लोग बोलते थे कि साहब पुलिस डंडे मार रही है, कोई नहीं मारती थी। हमसे पूछती थी कहाँ जा रहे हो, हम बोलते कहते थे जाओ मदद करो। उनको मारती थी जो घूमने निकलते थे। आपने पेपरों में उस वक्त बहुत, आपके टीवी ने भी दिया था। नेगेटिविटी हम कभी देखते ही नहीं, हम पॉजिटिविटी देखते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि उन्होंने अच्छा काम क्या किया, बुरा हम क्यों देखें? बुरा देखने वाला ऊपर बैठा। हम अच्छा देख के अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो काम अच्छा होगा। बुरा करने वाले तो अपने आप देखें। तो इसलिए जो है, मैंने आपको पहले भी बोला, हमें हाथों की कमी नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम अच्छे की जब बात करते हैं तो कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ बुरा भी फेस करना पड़ता है। और जो वक्त आपने बताया, मेहनत जो की गई, अगर युवाओं को लेकर बात करें, काफी सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई कि बढ़ चढ़कर युवाओं ने ऐसा कुछ किया कि लोगों की मदद भी हुई है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ यहाँ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चंद्रभान जी और सचिन जी।